हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास के लेसन नंबर 11 श्वसन के अंतर्गत श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन की जो क्रियाविधि है यह 3 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स चक्र, और थर्ड इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसे ETS भी कहा जाता है। तो ये जो श्वसन की क्रियाविधि है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में बेटा? 3 चरणों में, जिनमें से फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ होती है ये? कोशिका द्रव्य में। सेकेंड प्रोसेस है क्रेब्स चक्र। यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इसका स्तर भी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ये क्रिया जो श्वसन की क्रियाविधि है, यह श्वसन की क्रियाविधि 3 चरणों में हो गई। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें से क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो आइए हम एक एक प्रोसेस का डिटेल से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट देखो, नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोलाइसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शर्करा का विघटन। शर्करा का विघटन अर्थात इस प्रोसेस में ग्लूकोज अर्थात शर्करा का क्या होता है? विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस चक्र की खोज एम्बर्डन, मेयर ऑफ वे पार्नास नामक वैज्ञानिक ने की। तो इसकी खोज किसने की बेटा? एम्बर्डन, मेयरहोफ और पार्नास ने। तो यहां पर इन साइंटिस्ट के या खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही इसे EMP चक्र भी कहा जाता है, या EMP पथ भी। ठीक है। तो यहां पर EMP पथ का मतलब E फॉर एम्बर्डन, M फॉर मेयर और P फॉर पार्नास। ठीक है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को या ग्लाइकोलाइसिस के पथ को EMP पथ भी कहा जाता है, जो इनके खोजकर्ता एम्बर्डन, मेयर और पार्नास, ठीक है, इनके नाम के आधार पर रखा गया है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज के अणु से कितने? एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, यह ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के शोषण में समान रूप से होती है। दोनों प्रकार के शोषण में कैसे होते हैं बेटा? समान रूप से। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस को संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, दोनों में ही समान रूप से संपन्न होती है। तो इसका स्थल हम पहले बता चुके हैं। कहाँ संपन्न होती है बेटा? ये कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। अब होती किस प्रकार है देखिएगा। शुरुआत होती है इसकी ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में परिवर्तित होता रहता है। अब 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आगे 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होगा और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आगे चलकर 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल बनेगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फास्फो ग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होगा और 3 फास्फो ग्लिसरिक अम्ल से 2 फास्फो ग्लिसरिक अम्ल बनेगा। और 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होगा और फास्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनेगा बेटा? पाइरुविक
अम्ल। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के द्वारा पायरुविक अम्ल के कितने 2 अणु बनते हैं। देखो किस प्रकार बनते हैं। यहां पर एक ग्लूकोज का अणु लिया हमने, इस एक ग्लूकोज के अणु का होगा फास्फोराइलेशन, अर्थात एटीपी से क्रिया होगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा है बेटा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आइसोमरेज, या हम कह सकते हैं फास्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा। अर्थात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका आइसोमराइजेशन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हो जाता है। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होगा। अर्थात यहाँ पर एक एटीपी अणु और प्रयुक्त होगा। तो एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा। यह क्रिया भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होगी। एंजाइम का आएगा यहाँ पर हेक्सोकाइनेज, जिसके फलस्वरूप फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होगा। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एल्डोलेज, इस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में अर्थात 3-PgL में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखो PgAl अर्थात फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन थे। कितने कार्बन होते हैं, 6। इसीलिए 2 अणु किसके बनेंगे बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, यह 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा अर्थात H3PO4 और किसका निर्माण होगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, यह 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड से किसका निर्माण हो रहा है बेटा, अम्ल का निर्माण हो रहा है। किसकी उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा, उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करेगा हाइड्रोजन ग्राही NAD। तो इसको कौन ग्रहण कर लेगा, NAD, और किसका निर्माण होगा, NADH2 का। तो NAD से NADH2 का निर्माण हो जाता है, जो कि आगे ETS में जाकर अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS में जाकर कितने, एक NADH2 अणु 3 ATP का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर 2 NADH2 बनेंगे, क्योंकि 2 अणु है इसलिए 2 NADH2 ETS में जाकर 6 ATP देंगे। तो इसके अणु में कितने हो गए बेटा, 2 अणु। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के भी 2 अणु बनेंगे। तो ये भी कितने अणु हो गए, 2। अब देखो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। अर्थात यहाँ पर 1,3 डाइफॉस्फो 2 फॉस्फेट समूह थे, लेकिन यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल केवल एक ही फॉस्फेट समूह है। इसलिए यहाँ पर एक जो फॉस्फेट समूह हटेगा, ठीक है, उसको कौन ग्रहण करेगा, ADP, और किसका निर्माण कर लेगा, ATP का। ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका निर्माण हो जाएगा, एटीपी का। चूंकि दो अणु लिए हैं इसलिए कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। किसकी उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आएगा, काइनेज। कौन सा काम आएगा, काइनेज। या हम कह सकते हैं फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एटीपी बनेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। यह 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल किसकी उपस्थिति में, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा आएगा, म्यूटेज। तो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर एंजाइम काम आएगा म्यूटेज। अब 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल किसमें बदला, फास्फोइनोल पाइरुवेट में। किसमें बदला बेटा, फास्फोइनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इनऑल डबल बॉन्ड भी है और OH समूह भी है। तो यहाँ पर 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो यह क्रिया इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ पर एंजाइम काम आता है बेटा इनोलेज। कौन सा काम आएगा, इनोलेज एंजाइम। तो 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। अब फास्फोइनोल पाइरुवेट से किसका निर्माण होता है, पाइरुविक अम्ल का। तो इसके भी कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु। अब फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बने, 2 अणु। तो इसके भी 2 अणु बन जाएंगे। किसकी उपस्थिति में बेटा, ये क्रिया भी पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, पाइरुवेट काइनेज। किसकी उपस्थिति में होगी, पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में। और यहाँ पर जो फास्फेट निकलेगी उस फास्फेट को कौन ग्रहण करेगा, वही एडीपी। कितने, 2। और किसका निर्माण होगा, 2 एटीपी अणु होगा। तो 2 एटीपी यहाँ बन जाती है। तो इस प्रकार से यह ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न हो जाती है। दोबारा देखिएगा बेटा, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। यह वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में समान रूप से संपन्न होती है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज का एक अणु लिया था, केवल एक अणु, जिसके द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। किस प्रकार संपन्न होती है, देखो दोबारा। ग्लूकोज प्रयुक्त होता है इसमें। तो इसमें ग्लूकोज जो है, यह ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण होता है। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होता है और ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण के द्वारा ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज 6-फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में समावयवीकृत होकर फ्रक्टोज 6-फास्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6-फास्फेट का समावयवीकरण फ्रक्टोज 6-फास्फेट में हो जाता है। अब फ्रक्टोज 6-फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। इस दौरान भी एक एटीपी अणु का उपयोग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रयुक्त ग्लाइकोलाइसिस में प्रयुक्त एटीपी कितने अणु हो गए बेटा, 2 अणु। तो ग्लाइकोलाइसिस में प्रयुक्त अणु कितने हो गए एटीपी के, 2 अणु, जो कि एक अणु तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट निर्माण के दौरान हुआ है और दूसरा अणु फ्रक्टोज 6-फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट निर्माण के समय प्रयुक्त हुआ है। तो प्रयुक्त एटीपी यहाँ पर 2 एटीपी अणु हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, अब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में
3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है, इसीलिए जब कोई भी शर्करा जो 6 कार्बन की है वो 3 कार्बन की में परिवर्तित होती है तो उसके कितने अणु बनेंगे बेटा? 2 अणु बनेंगे। इसीलिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने अणु बने? 2। ठीक है, यह 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता रहता है। अब देखो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से एक फास्फेट समूह और जुड़ जाता है, ठीक है, और किसका निर्माण होता है? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक है, इसमें एक फास्फेट समूह था, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 2 फास्फेट समूह हैं। ठीक है, अब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी एंजाइम, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का। किसका निर्माण करता है? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरिक अम्ल का। तो यहाँ पर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस दौरान जो हाइड्रोजन निकलती है उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ग्राही NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? NADH2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निर्मित NADH2 कितने अणु हो गए बेटा? 2 अणु। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 अणु कितने हो गए? 2 NADH2। ठीक है, जो कहाँ निर्मित हुए बेटा? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण के दौरान। ठीक है, अब एक NADH2 अणु जो है वो ETS में जाकर 3 ATP देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 NADH2 के अणु ETS में जाकर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाद में पढ़ेंगे अभी, तो ETS में जाकर कितने अणु देंगे? 3 ATP गुना 2 अणु, टोटल ATP हो गए बेटा 6 ATP। तो NADH2 के जो 2 अणु हैं कुल कितने ATP देंगे? 6 ATP ETS में जाकर। अब देखो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल आगे जाकर किसकी उपस्थिति में? फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करेंगे? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का। किसका निर्माण करेंगे? 2 अणु 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल अर्थात 1,3 डाइफास्फो, इसका मतलब यहाँ पर 2 फास्फेट समूह है। यहाँ देखो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यहाँ पर केवल एक फास्फेट समूह है। इसका मतलब एक फास्फेट समूह हटा, उस एक फास्फेट समूह को किसने ग्रहण किया? ADP ने, और किसका निर्माण हुआ? ATP का। ठीक है, तो निर्मित ATP यहाँ प्रयुक्त ATP थी बेटा। आप देखो निर्मित ATP ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित ATP, तो यहाँ कितने अणु बने? 2 अणु लिख दिया हमने, 2 अणु। ठीक है, जो किस दौरान बने? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन के समय कितने अणु बने? 2 ATP अणु। ठीक है, अब देखो, अब 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में समावयवीकृत होकर 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर फास्फेट समूह 3 पोजीशन पर था, यहाँ पर फास्फेट समूह 2 पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का समावयवीकरण 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। अब 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट का। ठीक है, अब फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बना लेता है। क्या बना लेता है? पाइरुविक अम्ल के 2 अणु। इस दौरान
यहाँ देखो फास्फोइनोल है और यहाँ केवल पाइरुविक अम्ल है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस निकलती है, फास्फेट समूह निकलता है, उस फास्फेट को कौन ग्रहण कर लेता है? एडीपी। और किसका निर्माण होता है? एटीपी का। तो यहाँ पर 2 अणु एटीपी फिर बन जाते हैं। तो 2 एटीपी ये हो गए। तो कुल कितने एटीपी बने? 4 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित एटीपी कितनी होगी बेटा? 4। तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत एक ग्लूकोज के अणु से या यूं कहें कि एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है, जो कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में ही समान रूप से संपन्न होता है। यहाँ पर वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का यदि सारांश देखें, क्या देखें बेटा? ग्लाइकोलाइसिस का सारांश। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में प्रयुक्त एटीपी अर्थात एटीपी कितने काम में आई? 1 एटीपी और 1 एटीपी कितने काम आई? टोटल 2 एटीपी। तो प्रयुक्त एटीपी 2 एटीपी। निर्मित NADH अणु 2 अणु है जो किस दौरान बने? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण के दौरान कितने अणु बने? 2 NADH2। तो हमने लिख दिया निर्मित NADH2 अणु कितने? 2 NADH2। चूंकि एक NADH2 ETS में जाकर 3 ATP मुक्त करता है, इसीलिए 2 अणु ETS में जाकर 6 ATP बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? 6। तो यहाँ पर निर्मित ATP कितने हो गए? एक ATP तो कहाँ बना? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन के समय, और दूसरा ATP के 2 अणु बने फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक अम्ल के निर्माण के दौरान। तो कुल कितने? 4 ATP अणु बने। कितने बने बेटा? 4 ATP अणु। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में काम में आए एटीपी, ठीक है, कितने? 2। कितने? 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित एटीपी कितने एटीपी अणु बने? 4 एटीपी। ठीक है, 4 बने, 2 काम में आए, तो शुद्ध लाभ कितना हो गया? शुद्ध लाभ। तो ग्लाइकोलाइसिस का यदि आपसे शुद्ध लाभ पूछा जाए तो कितने? 2 एटीपी का हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ कितना हो गया बेटा? 2 एटीपी। क्योंकि हमारे पास 4 रुपए तो आए, 2 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? 2 रुपए। इसी प्रकार काम में आए एटीपी 2, बड़े कितने? 4। ठीक है, तो हमारे पास शेष कितने बचे? 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ हो गया 2 एटीपी। ठीक है, यदि पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित एटीपी की यदि कुल संख्या पूछ ली जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल कितनी एटीपी का निर्माण हुआ, तो हम यहां कह सकते हैं कि 2 एटीपी तो हमें शुद्ध लाभ हुआ जो कि प्रत्यक्ष रूप से था। ठीक है, प्लस 6 एटीपी ईटीएस में जाकर दिए, तो यहां पर प्लस 6 एटीपी और कर दो, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 8 एटीपी। टोटल कितना हो गया? 8 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित होते हैं, जिसमें 2 एटीपी तो शुद्ध लाभ हो गया, और जो 6 एटीपी है, ठीक है, वो NADH2 के द्वारा ईटीएस में निर्मित एटीपी हो गए। तो टोटल एटीपी हो गए बेटा 8 एटीपी। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस थी बेटा? श्वसन की क्रिया विधि की ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।